हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सर्च टू नॉलेज 369। तो आप सबका स्वागत है बच्चों। इससे पहले भी मैंने क्लास 9 के व्रज के साइंस का पेपर 1 से लेकर 5 तक का सबका सेक्शन बी और पेपर 1 से लेकर 4-3 तक का सेक्शन सी और सेक्शन डी ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज वॉच दैट वीडियो। उन वीडियोस की प्लेलिस्ट में आपका जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आपको वहां पे नहीं मिल सके तो आप वीडियो में आने वाले आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको वो सारी प्लेलिस्ट वहां पर मिल जाएगी बच्चों। ओके बच्चों, तो इस वीडियो में मैं आपको पेपर 4 का सेक्शन सी और डी कंप्लीट करवाने वाली हूँ। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है सेक्शन सी का 38वां क्वेश्चन, जिसमें हमें कहा हुआ है कि किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई को धनत्व कहते हैं। जो धनत्व है वो किसके बराबर है? द्रव्यमान आयतन, यानी बढ़ते हुए धनत्व के क्रम में हमें इन सभी को व्यवस्थित करना है। सबसे पहले धनत्व का मतलब क्या है? देखो, धनत्व किसी पदार्थ का धनत्व जितना कम होगा वो उतना ही हल्का होगा और जितना भारी होगा उसका धनत्व भी अधिक होगा। तो यहाँ पर इसी बेस पर हम क्या करेंगे, जितने भी हमें यहाँ पर पदार्थ दिए हुए हैं उन्हें हम धनत्व के क्रम में रखेंगे, यानी कम से लेकर ज्यादा की ओर रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें रुई, चौक, बालू, चीनी, काठ, लकड़ी, जल, लोहा दिया हुआ है। अब हम इसको कम धनत्व से अधिक धनत्व की ओर अगर व्यवस्थित करेंगे तो यहाँ पर देखिए रुई आएगी, रुई से बड़ा काठ, काठ से ज्यादा घनत्व जल का, जल से ज्यादा घनत्व चौक का और चौक से ज्यादा घनत्व बालू, उसके बाद चीनी और सबसे अंत में आ जाएगा लोहा, क्योंकि लोहा का जो घनत्व है उन सभी के कंपैरिजन में सबसे अधिक होगा। देखो आपको पता ही है कि लोहा का जो वजन है वो ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर ऐसा क्यों? क्योंकि रुई सबसे हल्की होती है, इसके लिए उसका घनत्व भी सबसे कम हुआ है ना। लकड़ी जो है पानी से हल्की होती है इसलिए पानी पर तैरती है, तो जल का घनत्व लकड़ी से अधिक है ना। चीनी ठोस होने के कारण उसका घनत्व ज़्यादा होता है और लोहा सबसे भारी था इसके लिए उसका घनत्व सबसे अधिक होगा। इसी वजह से हमने इसको इस क्रम में रख दिया। चलो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 39 वाला, नीचे जो यहाँ पर मिश्रण दिए हुए हैं इसे हमें समांगी और विषमांगी मिश्रण में वर्गीकृत करना है। तो सबसे पहले मैं देख लूँ, बात कर लूँ तो समांगी मिश्रण की, तो यहाँ पर जिस पे रेड बॉक्स बना है वो समांगी हो जाएगा। कौन? ब्रास और उसके बाद चीनी का विलयन, ये दोनों हमारे समांगी मिश्रण है। उसके बाद जो नेक्स्ट 2 बच गए हैं विषमांगी मिश्रण में आ जाएंगे। पहला आ जाएगा टीचर आयोडीन और दूसरा आ जाएगा धुआं। ओके, तो ये दोनों हमारे कैसे मिश्रण हो जाएंगे? तो टीचर आयोडीन और धुआं हमारा विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है 40वां, जिसमें हमें साबुन, चौक का चूर्ण, स्टार्च, गेहूं का आटा, इन सबको हमें क्या करना है? हमें वर्गीकृत करना है सत्य विलयन और इसमें। चलिए, सत्य विलयन यानी जिसमें पदार्थ पूरी तरह घुल जाता है, उसी कण उसमें दिखाई देता है, उसे सत्य विलयन कहते हैं, जैसे कि फेरस सल्फेट। सेकंड अगर मैं विलयन की बात करूं, निलंबन विलयन, कोलाइडल विलयन की, तो जिसमें कण बहुत छोटे होते हैं, पूरी तरह नहीं घुलते हैं लेकिन स्थिर रहते हैं, जैसे साबुन और स्टार्च, कोलाइडल विलयन में आ जाएंगे। उसी तरीके से जो तीसरा हमारा विलयन है, कौन सा विलयन है? निलंबन विलयन। तो निलंबन विलयन देखो जिसमें कण बड़े होते हैं और कुछ समय बाद नीचे बैठ जाते हैं, जैसे चौक का चूर्ण हो गया, चौक का पाउडर यानी गेहूं का आटा, तो ये सब हमारे तीनों में आ जाएंगे। ओके, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको क्लासीफाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने परिभाषा के साथ आपको आंसर बताया हुआ है। ओके बच्चों, चलिए तो बढ़ते हैं हमारे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो हमारा सवाल 41वां है, जिसमें हमें तत्व और उसके नाम के कारण को जोड़ना है। सबसे पहले मैं बात कर लूँ कॉपर की, तो कॉपर का आ जाएगा साइप्रस में, फेरम आ जाएगा, फेरम के साथ उसका तत्व कौन सा आ जाएगा? लोहे। और नेट्रियम जो है उसका नाम है मतलब सोडियम का, कैलियम जो आ जाएगा पोटेशियम में, और जो सोना है वो हो जाएगा लास्ट में बचा पीला रंग के अंदर। ओके, तो ये तत्व हो गए और उसके नाम का कारण हमने सामने जोड़ा लगा दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 42वां, जिसमें कहा है कि जो ऐसा हो तो क्या होगा, यानी अगर अगस्त विभोज्यतक नष्ट हो जाए तो क्या होगा और पुराने तने में छाल का निर्माण न हो तो क्या होगा। तो पहले ये देख लेते हैं कि अगर विभोज्योतक नष्ट हो जाए ना तो पौधे की लंबाई में वृद्धि रुक जाएगी, नया तना और नई पत्तियां जो है ऊपर की ओर नहीं बनेगी, और जो पौधे की ऊर्ध्वाधर वृद्धि है ना वो भी बंद हो जाएगी। तो ये तो अग्र विभोज्योतक के नष्ट हो जाने के कारण होगा।
अब जो हमारा दूसरा था, हमें कारण पूछा था कि अगर ये नहीं हो तो क्या होगा। जैसे अगर पुराने तने में छाल का निर्माण न हो तो क्या होगा, तो तना बाहरी चोट, कीट और रोगों से सुरक्षित नहीं रहेगा। पौधे में भोजन में के परिवहन की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है और पौधा कमज़ोर हो सकता है या भी मर भी सकता है। तो ये कब होगा, जब तने में छाल, जो पुराने तने में छाल का निर्माण नहीं होगा, तब ऐसा देखने को मिल जाएगा। तो हमने दोनों ही क्वेश्चन देख लिए, दोनों का ही हम, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि आंसर एग्ज़ाम के आंसर ओरिएंटेड ही आंसर है यहाँ पर। ओके, चलिए तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है तो 43 वाला, यहाँ पर हमें अवस्थाएं दी हुई हैं, बताना है कि कौन सी अवस्थाएं संभव है और उसके एक एक उदाहरण देने हैं। तो यहाँ पर पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि कोई वस्तु जिसका त्वरण नियत हो परंतु वेग शून्य हो, तो ये संभव हो सकता है, तो बिल्कुल संभव है। उदाहरण जैसे जब किसी गेंद को ऊपर फेंका जाता है तो सबसे ऊंचे बिंदु पर उसका वेग शून्य हो जाता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण फिर भी नीचे की ओर रहता है ना, तो ये संभव हो गया। दूसरा जो हमारा अवस्थाएं हमें दी थी कि कोई त्वरित वस्तु एक समान चाल से गति कर रही है, तो ये संभव है। तो देखो संभव हो सकता है, इसका कारण ये है कि चाल समान हो सकती है लेकिन दिशा बदलने से त्वरण उत्पन्न हो सकता है। उदाहरण के तौर पर जैसे वृत्तीय गति में वस्तु समान चाल से चलती है और उसकी दिशा लगातार बदलती रहती है, इसलिए केंद्राभिमुख त्वरण होता है। तीसरा था कि कोई भी वस्तु किसी निश्चित दिशा में गति कर रही है तो त्वरण उसके लंबवत हो, तो संभव है, क्योंकि वृत्तीय गति में जो वस्तु का वर्ग स्पर्श रेखा की दिशा में होता है और त्वरण केंद्र की ओर होता है, जो वेग के लंबवत 90 डिग्री पर होता है। ओके बच्चों, तो ये तीनों ही अवस्था जो क्या थी, संभव थी, जिसका हमने कारण भी देख लिया। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 44 वाला, जिसमें हमें जड़त्व और द्रव्यमान क्या ही समझाना है। तो देखो, जड़त्व सबसे पहले, यानी किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु अपनी जो विराम अवस्था है ना, जिस अवस्था में वो अवस्था बनाने को बदलने का विरोध करती है, बनाए रखने की कोशिश करती है। जैसे आपने देखा होगा कि चलती हुई बस में अचानक अगर ब्रेक लगाया जाए तो हम लोग क्या, मतलब जो लोग पैसेंजर्स में बैठे होते हैं वो आगे की ओर झुक जाते हैं, ये जड़त्व के कारण ही होता है। ओके, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा कि जड़त्व क्या कहते हैं, क्योंकि इससे पहले भी मैंने जड़त्व का क्वेश्चन करवाया है। द्रव्यमान क्या होता है, देखो किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं, वो वस्तु के जड़त्व का माप ही होता है। जैसे भारी वस्तु को धक्का देना कठिन होता है क्योंकि उसका जो द्रव्यमान है वो अधिक होता है। ओके बच्चों, चलिए देखिए, द्रव्यमान और वजन लगभग सेम होते हैं पर इनमें एक डिफरेंट होता है। ओके, ये क्या होता है ये मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप चाहें तो आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। ओके बच्चों, पर यहाँ पर द्रव्यमान और वजन में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ये याद रखना है, दोनों सेम नहीं होते हैं। मास थोड़ा अलग होता है, वजन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, माइनर सा डिफरेंट होता है इन दोनों के बीच में। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 45 वाला, कि पराश्राव्य ध्वनि किसे कहते हैं, प्राणी पराश्राव्य ध्वनि का किस तरह उपयोग करते हैं। सबसे पहली बात तो देखो, ये पराश्रव्य ध्वनि वो होती है जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की होती है, तो ये मनुष्य नहीं सुन सकते हैं, उसे पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। अब प्राणी इसका किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं ये हम देख लेते हैं। जैसे देखो, प्राणी इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो प्राणी ने ध्वनि का रास्ता खोजने में इस्तेमाल करते हैं, शिकार को पकड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको उदाहरण बताऊं, पर दिखाई दे रहा होगा कि चमगादड़ पराश्राव्य ध्वनि निकालता है। जब वो ध्वनि किसी वस्तु से टकराकर वापस आती है तो वह उससे वस्तु की दूरी और दिशा का पता लगा लेता है। डॉल्फिन और कुछ जो व्हेल भी होती है ना, समुद्र में शिकार ढूंढने और रास्ता पहचानने के लिए इसी का इस्तेमाल करती है। तो ये इसके कुछ उदाहरण हो गए जिससे पता चलता है कि जो प्राणी है वो पराश्राव्य ध्वनि का किस तरीके से उपयोग करते हैं। ओके बच्चों, तो ये था परिश्राव्य का परिभाषा और प्राणी इसका किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं उसका आंसर। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि तुम्हारे स्कूल में घंटी द्वारा जो ध्वनि किस तरह उत्पन्न करते हैं समझाइए। देखो, स्कूल की जो घंटी में ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, जब स्कूल की घंटी बजाया जाता है तो हथौड़ा या क्ले पर घंटी से टकराता है तो घंटी की धातु कंपन करने लगती है, तो इन कंपनों के कारण आसपास की जो हवा के कण भी कंपन करने लगते हैं। अब ये कंपन हवा के माध्यम से हमारे कानों तक पहुंचता है, तो जिससे हमें ध्वनि सुनाई देती है। अब ये तो मैंने बता दिया कि मेरे स्कूल की घंटी कैसे मुझे सुनाई देती थी। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके स्कूल की घंटी की ध्वनि आपको कैसे सुनाई देती है। हालांकि ये दोनों का आंसर सेम ही है। ओके, चलिए
तो बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारा जो सवाल है नेक्स्ट, सेक्शन डी का पहला सवाल 47 वाला, जिसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। हम बारी बारी से इन दोनों का आंसर देख लेते हैं। देखो, परमाणु के 3 अपरमाणु कण होते हैं। कौन कौन से? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये 3 पर अपरमाणु कण होते हैं परमाणु के अंदर। ये तो हो गया हमारा पहला। अब दूसरा क्वेश्चन है कि हीलियम परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। देखो, परमाणु द्रव्यमान हीलियम में 4 होता है, प्रोटॉन जो है 2 होते हैं, और न्यूट्रॉन निकालने का सूत्र हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान माइनस प्रोटॉन। तो यहाँ पर आप देखिए, न्यूट्रॉन बराबर हो जाएगा कितना? परमाणु द्रव्यमान हमें 4 दिया हुआ है, प्रोटॉन हमारा 2 है, 4 में से 2 जाएगा तो 2 हमारा न्यूट्रॉन निकल जाएगा हीलियम परमाणु के अंदर। तो ये हमारा जो दूसरा सवाल था वो भी हो गया यहाँ पर। तो हीलियम परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या 2 होगी। अब देखो, 48वां सवाल जो है, जिसमें हमें परमाणु द्रव्यमान बताना है। परमाणु द्रव्यमान देखो वो होता है कि किसी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई में व्यक्त किया जाता है, उससे परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। ये समानता प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के लगभग बराबर ही होता है। अगर मैं आपको इसको उदाहरण के साथ में अगर समझाऊं तो देखो बच्चों, इसमें क्या होता है कि जैसे हीलियम है, तो हीलियम में प्रोटॉन 2 होते हैं, न्यूट्रॉन 2, इसलिए परमाणु द्रव्यमान 2 + 2 4 यूनिट हो जाएगा। ये इसका परमाणु द्रव्यमान हो गया। वही दूसरा अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं तो यहाँ पर जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है कार्बन का, अगर मैं बताऊँ तो कार्बन में प्रोटॉन की संख्या 6, न्यूट्रॉन की संख्या 6, तो यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान 6 × 12 यूनिट निकल जाएगा, है ना। तो इस तरीके से परमाणु द्रव्यमान निकाला जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग करके। ओके, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो 49 वाला क्वेश्चन है, जिसमें हमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं कि यदि चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है तो पृथ्वी चंद्रमा की ओर क्यों नहीं बढ़ती है ना। इसका आंसर देखिए क्या होगा। देखो, जो पृथ्वी है ना, चंद्रमा की ओर नहीं बढ़ती, आकर्षित होती है, लेकिन पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो बहुत अधिक होता है, इसलिए इस आकर्षण से पृथ्वी की गति में बहुत कम परिवर्तन होता है। इसी कारण चंद्रमा पृथ्वी की ओर परिक्रमा करता रहता है, जबकि पृथ्वी आकर्षित वो नहीं होती, अपनी कक्षा बनी रहती है पृथ्वी की, इस कारण से। दूसरा है कि भारी वस्तु हल्की वस्तु से अधिक तेजी से क्यों गिरती है। देखो, लेकिन जैसे वस्तु का जो गुरुत्वाकर्षण बल है अधिक लगता है, लेकिन उसका द्रव्यमान भी अधिक होता है, इसलिए उसका जो त्वरण है समान रहता है। समान रहता है, इसके लिए पृथ्वी पर सभी वस्तुएं वायु प्रतिरोध ना हो, समान त्वरण g से गिरती, यानी क्या होती है, भारी वस्तु हल्की वस्तु से अधिक तेजी से गिरती है। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 50वां कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक स्थिरांक g और गुरुत्वात्वरण g में अंतर देखना है। तो यहाँ पर देखिए अंतर, पहले आधार की बात करूँ, अर्थ की मीनिंग की, तो यहाँ पर जो g है कैपिटल G, वो दोनों वस्तु के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल का स्थिरांक है, पर जो स्मॉल g है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से उत्पन्न त्वरण है। अगर मान की बात करूँ तो जो कैपिटल G है उसका मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11, पर वहीं पे स्मॉल g होता है पृथ्वी का पर लगभग 9.8 मीटर/सेकंड²। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं यहाँ पर परिवर्तन की, तो देखो गुरुत्वाकर्षण जो है ना ये पूरे ब्रह्मांड में स्थिर रहता है, पर जो ये जी है गुरुत्वीय त्वरण, ये स्थान के साथ बदलता रहता है, जैसे पृथ्वी पर अलग, चंद्रमा पर अलग। उसी तरीके से अगर निर्भरता की बात करें तो ये किसी ग्रह पर निर्भर नहीं होता है, पर जो गुरुत्वीय त्वरण है वो ग्रह के द्रव्यमान पर, उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि ऊर्जा को उपयुक्त उदाहरण के साथ में समझाना है और उसकी मात्रा तथा उसके स्वरूप को बताना है। तो देखो ऊर्जा क्या है, सबसे पहली बात तो ऊर्जा वह क्षमता है से कार्य किया जाता है। हमारे दैनिक जीवन में ऊर्जा बहुत आवश्यक है। जैसे उदाहरण के तौर पर विद्युत ऊर्जा से पंखा, बल्ब, टीवी आदि चलते हैं। रासायनिक ऊर्जा से वाहन पेट्रोल डीजल जलाकर चलते हैं। सौर ऊर्जा से सोलर कुकर और सोलर पैनल काम करते हैं और यांत्रिक ऊर्जा से मशीन उपकरण चलते हैं। ठीक है, ये तो इसके उदाहरण हो गए, है ना। तो ये ऊर्जा है और ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा के मुख्य रूप जैसे यांत्रिक ऊर्जा होती है, उष्मा ऊर्जा होती है, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा और ये ध्वनि ऊर्जा। अभी क्या ऊर्जा कैसे काम करती है तो ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 52 वाला कि यदि एक पादप कोशिका और एक मानव रक्त कोशिका दोनों को हाइपोटोनिक विलयन में रखा जाए तो क्या होगा। तो देखो हम बारी बारी से देख लेते हैं। अगर पादप कोशिका को रखा जाएगा ना तो ये कोशिका फूल जाएगी, पर यहाँ पर कोशिका भित्ति होने के कारण ये फटती नहीं है। इस अवस्था को तुरगिड कहते हैं। अब मानव रक्त कोशिका को अगर डाला जाए ना हाइपोटोनिक विलयन में तो ये इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, तो ये फूलकर फट जाएगी। इसे हीमोलाइसिस प्रक्रिया कहते हैं।
ओके बच्चों, चलिए तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 53 वाला, इसमें हमें नाम निर्देशित आकृति बनानी है। सुविकसित कोशिका केंद्रीय आयोजन न हो तो ऐसी कोशिकाओं की आकृति बनाकर कोई भी नाम निर्देशित कीजिए यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन मैं आपको एज अ होमवर्क दे रही हूँ, तो आपको अगर आता है आ जाए तो ठीक है, अगर नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको आंसर नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट्स में या फिर पोस्ट में अपलोड कर बता दूंगी। ओके बच्चों, चलिए तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इस वीडियो के लास्ट सेक्शन डी का लास्ट और इस पेपर का भी लास्ट क्वेश्चन 54 वाला क्वेश्चन कि मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए प्राकृतिक उर्वरक अधिक उपयुक्त है रासायनिक उर्वरक। तो यहाँ पर देखो, प्राकृतिक जो उर्वरक है ना वो रासायनिक उर्वरक की तुलना में अधिक उपयुक्त होते हैं। उसका कारण ये है कि ये मिट्टी की संरचना सुधारते हैं, दूसरा सूक्ष्म जीवों को बढ़ावा देते हैं, तीसरा लंबे समय तक उर्वरता बनाए रखते हैं, चौथा पर्यावरण के लिए सुरक्षित होते हैं। जैसे मिट्टी की संरचना सुधारते हैं यानी प्राकृतिक जो उर्वरक है जैसे गोबर खाद कंपोस्ट मिट्टी को भुरभुरा और उपजाऊ बनाते हैं, ये मिट्टी में लाभकारी जीवाणु की संख्या बढ़ाते हैं, और प्राकृतिक उर्वरक धीरे धीरे पोषक तत्व प्रदान करते हैं और पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं, मिट्टी और जल को प्रदूषित नहीं करते। तो बच्चों यहाँ पर हमारा पेपर 4 का सेक्शन सी और सेक्शन डी सक्सेसफुली कंप्लीट होता है। वीडियो एंड करने से पहले सबसे जरूरी बात बच्चों ये कि आप एक काम करना हमेशा भूल जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स आप जरा सा भी मिस न कर सके और आपके आने वाले एग्जाम के लिए आप पहले से प्रिपेयर रह सके। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट आने वाला जो वीडियो है वो पेपर 5 का सेक्शन डी और सी का सॉल्यूशन होगा। तो ऐसे पढ़ते रहिए, देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।